Class, have a good day. I'm Jiten Saini, your computer teacher. Now, आज हम श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर का प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो में, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि जैसे कि 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 50% से ज़्यादा HTML वैल्यू रखता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने पहले 2 चैप्टर्स को सही से नहीं देखा या नहीं समझाया उसको अच्छे से समझ लेंगे। ये सब्जेक्ट आपका जो है रैंक बनाने वाला है, जिससे आपकी रैंक बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपके अच्छे मार्क्स आने के, जिससे कि आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर को तो स्पेशली बहुत अच्छे से समझना है। बाकी अगर 100% लेकर आना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस चैप्टर्स और आने वाले सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ के चलना है, प्रैक्टिकल करना है और आपको इन सब को फॉलो करना, जो इंस्ट्रक्शंस जो मैं देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 बेसिक HTML एलिमेंट्स। तो आज हम HTML को समझेंगे। HTML क्या होता है? HTML एक ऐसी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस लिए होती है? वो यानी कि जैसे किसी वेब पेज को जब हम ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारी लिंकिंग होती हैं। क्लिक करने पे उस पर अदर पेजेस, कुछ इमेजेस, कुछ लिंकिंग उसमें ओपन हो जाती है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से मार्कअप होता है। तो हाइपर टेक्स्ट एक अगला टॉपिक है। 1965 में टेड नेल्सन एक डेवलपर थे, इन्होंने हाइपर टेक्स्ट के कंसेप्ट को दिया। हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ लिंक ओपन हो जाता है। अब लिंक ओपन होने का मतलब है कि उससे कोई और पेज ओपन हो सकता है, कोई इमेज लिंक जो है ओपन हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है? ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। जैसे कि मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है किसके लिए? टू डिस्प्ले पेज को डिस्प्ले करने के लिए या व्यू करने के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद देखिए एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML। तो ब्रीफ हिस्ट्री में आप इसको समझेंगे। और देखिए इसमें मैंने एक और चीज़ कि जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, टॉपिक्स से एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने क्वेश्चन आंसर के भी टिक लगाए हुए हैं। जिनको क्वेश्चन आंसर करने हैं वो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ब्रीफ हिस्ट्री हम चलते हैं। फ़िलहाल 1945 में एक डेवलपर या फिर इंजीनियर हुए वेनेवर बुश, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा एज वी मे थिंक, और उस समय ये अटलांटिक में ये पब्लिश हुआ। और ये जो आर्टिकल था इसमें इन्होंने HTML के कंसेप्ट के बारे में, उनकी लिंकिंग के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि बहुत सिमिलर था उससे कंसेप्ट जो था, जो उन्होंने लिखा था। लेकिन इसके ये जो बुश हैं 1974 में ये एक्सपायर हो गए। उस समय तक इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इंटरनेट का या फिर वेब पेजेस का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। फिर उसके आगे इसका इन्वेंशन स्टार्ट किया टिम बर्नर्स-ली ने, और ये इन्होंने WWW का कंसेप्ट दिया। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ऑल वर्ल्ड में वेब पेजेस का फैला हुआ जाल। तो जो टिम बर्नर्स-ली हैं, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके, ये भी एक साइंटिस्ट थे उसमें, एकेडमिक ईयर में, मतलब अपने एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उन्होंने
इसमें रिसर्च की और एक प्रोटोकॉल्स इन्होंने डेवलप किए। प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कुछ पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो क्या करते थे, टू व्यू एंड ट्रांसफ़र द पेजेस दैट कंटेन्स द हाइपर टेक्स्ट। जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं उस तरीके के पेजों को व्यू करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको HTTP आज हम लोग जानते हैं। वो इन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने इन प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया और उसके बाद HTML जो जिससे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं इसको यूज़ किया। वेब पेज को राइट करने के लिए HTML को यूज़ किया। अब ये क्या है, HTML क्या है, HTML का पार्ट होता है, यानी कि HTML जो है वो एक छोटा सा पार्ट है HTML का, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का। और देखिए टिम बर्नर्स-ली ने HTML को डिज़ाइन किया सबसे पहले और पब्लिकली इसको यूज़ के लिए प्रोवाइड कराया 1991 में। तो 1991 में सबसे पहला वर्ज़न इसका आया, जैसे कि रिलीज़ में इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे वर्ज़न आए और HTML का सबसे पहला वर्ज़न 1991 में, फिर HTML 2.0 1995 में, इससे इसी तरीके से 3.2 4.01 और HTML5 जो लेटेस्ट वर्ज़न हमारा इस समय चल रहा है वो 2014 HTML5 चल रहा है। तो ये आपका इसकी हिस्ट्री हो गई। अब देखिए जब हम HTML को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इससे वेब पेज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें वैसे तो आगे आएंगी, तो हम समझ लेते हैं कि नोटपैड पे इसको टाइप करेंगे, कोडिंग को सेव करेंगे .html से। HTML इसका एक्सटेंशन होता है। जब इसको ओपन करेंगे यानी कि इसका आउटपुट आएगा तो हमारे किस पे आएगा, किसी वेब ब्राउज़र पे आएगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी हो सकता है। तो हम किसी में भी इसको ओपन करेंगे आउटपुट आ जाएगा। तो इसके देखिए फीचर समझिए कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत आसान होता है लर्न करना, सीखना उसको, और बहुत सारे वेब ब्राउज़र में मैक्सिमम में ये सपोर्ट करता है, फ्री होता है और नोटपैड में आसानी से इसको एडिट किया जा सकता है, यानी कि इसका जो एडिटर होता है वो नोटपैड जैसी या वर्डपैड जैसी फाइलों में हम इसको टाइप करके इसको यूज़ करते हैं, डेवलप करते हैं और बहुत कम समय में इसको डेवलप किया जा सकता है। और इसके जो इसमें बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं जो हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब देखिए इसके लिए रिक्वायरमेंट किस किस की पड़ेगी, रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग HTML। अब HTML को यूज़ करने के लिए कि एडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एडिटर्स क्या होते हैं, जैसे एडिटर और आपके वेब ब्राउज़र। तो एडिटर आपके कंप्यूटर में नोटपैड सभी में होता ही है और वेब ब्राउज़र भी सभी में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता ही है, तो ये सभी कंप्यूटर्स में मिल जाएगा। तो टेक्स्ट एडिटर्स जैसे कि इसमें बताया है कि एक नोटपैड या फिर वर्ड प्रोसेसर कोई भी होना चाहिए। वर्डपैड है, MS वर्ड है, MS ऑफिस है, ऑफिस राइटर है। इसके अलावा WYSIWYG एडिटर होता है ये, इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये एक इस तरीके के एडिटर होते हैं जिसमें हम इसकी प्रोग्रामिंग को GUI मोड में इसमें वर्क कर सकते हैं, यानी कि हम उसको डिज़ाइन करेंगे और खुद से डिज़ाइन करने से वो आपका वेब पेज डेवलप हो जाता है। इसमें इनबिल्ट ऐसा फीचर होता है इंटरनली जो कोडिंग को सपोर्ट करता है। अब क्या करते हैं, एलिमेंट्स इन HTML। अब HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो HTML के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि जो टैग होता है वो एक तरीके से HTML का एलिमेंट माना जाता है, यानी कि टैग और एलिमेंट वो मतलब सेम ही होते हैं। तो अब देखिए क्या है कि जो टैग और एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने का तरीका कैसे होता है कि देखिए जो टैग होता है हमारा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होता है, यानी कि क्लोज करते हैं। और जो इसके कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा एज ए कीवर्ड मतलब होता है जैसे रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकते आपके कीवर्ड को। कीवर्ड जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखना है, उसमें ज़रा भी अगर चेंजेस करेंगे तो आपके आउटपुट में चेंजेस हो जाएंगे। तो देखिए टैग आपके स्टार्टिंग होता है, एंडिंग होता है
और बीच में कंटेंट लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या डिफरेंस है कि जो फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है वो क्या होता है, एंडिंग टैग होता है। और जब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। ऐसे टैग जिनमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होते हैं उसको कंटेनर टैग बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग या फिर एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ये एग्जाम में आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। BR और HR, ये BR लाइन ब्रेक के लिए, HR हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन के लिए होता है ये। और कंटेनर एलिमेंट्स जो होते हैं, ये कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ टैग्स में आ चुके हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, दोनों में बता चुका हूँ। इसको हम जो एम्प्टी एलिमेंट्स होता है इसको हम वॉइड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और इसके बाद आता है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। तो नेस्टेड का मतलब होता है जैसे एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर होता है, इसी तरीके से एक अगर एलिमेंट के अंदर यानी कि एक एलिमेंट के अंदर अगर दूसरा एलिमेंट हो तो नेस्टेड एलिमेंट होगा। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी कि टैग के अंदर हम उनको और ज़्यादा डिफ़ाइन करने के लिए चेंजेस, उनके टैग्स के यूज़ में चेंजेस करने के लिए, उनके वैल्यूज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ करने के लिए हम उसको एट्रीब्यूट देते हैं। तो ये एट्रीब्यूट जो होते हैं वो HTML के अंदर ही लिखे जाते हैं। ये एक टैग के चेंजेस के लिए ज़रूरी होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो प्रीवियस देखिए टैग में जो हम बता रहे थे कि टैग जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू दोनों होती हैं। जैसे जो नेम दिया हुआ है, जैसे H1 आप इसमें दिया हुआ है, H1 अलाइन है। अलाइन क्या है, एक नेम है, और सेंटर क्या है, एक वैल्यू है। तो H1 जो है क्या है, टैग है, और अलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है, और सेंटर एट्रीब्यूट की भी वैल्यू है। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि देखिए HTML जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके ब्लॉक होते हैं, प्रॉपर ब्लॉक होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक में ही लिखी जाएंगी। अगर ब्लॉक इधर उधर होगा तो हमारे कोडिंग में या आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले HTML को समझ लीजिए कि जैसे जहाँ सबसे पहले HTML स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट में उसको क्लोज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से ये पता पड़ता है कि ये क्या है, HTML की कोडिंग है। और स्टार्टिंग अगर सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है HTML तो स्टार्टिंग HTML डॉक्यूमेंट हो रहा है, और अगर लास्ट में उसको क्लोज़ कर रहे हैं तो उसको एंडिंग हो रही है HTML के पेज की। अब देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है कि हेड, टाइटल और हेड, यानी कि हेड टाइटल जो है हेड के अंदर दिया हुआ है। अब टाइटल क्या होता है कि ये वेब पेज में अगर मान लीजिए पूरे वेब पेज का एक टाइटल देना है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या है ये वेब पेज, तो उसका सबसे ऊपर टाइटल बार में एक टाइटल आता है जो हम यहाँ पर टाइटल में देते हैं। इसके बाद बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो सारा कंटेंट मेन कंटेंट होता है जो आपको डिस्प्ले होगा आउटपुट में। तो इसके देखिए स्टार्ट सेक्शन हो गया, हेड सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया और एंड सेक्शन हो गया। इसमें 4 सेक्शन हो गए इसके। इसके बाद इसमें देखिए केस सेंसिटिव का कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी अल्फ़ा स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें ये एरर नहीं मानी जाती है। इसके बाद स्टार्ट सेक्शन है। तो स्टार्ट सेक्शन में देखिए HTML ये एक कंपलसरी एक टैग होता है जो सबसे पहले ये बताता है कि हाँ ये HTML की कोडिंग है। इसके बाद हेड सेक्शन होता है जो डिफ़ाइन करता है बेसिक लेआउट को, और उसके अंदर क्या आता है, हमारा टाइटल आता है, और टाइटल हमारा बताता है कि पेज किस तरीके का या इसमें क्या है। तो हेड सेक्शन में हेड और टाइटल 2 चीज़ें आती हैं, और हेड के अंदर आपका टाइटल आता है। हेड जो होता है एक कंटेनर टैग होता है जो आइडेंटिफाई करता है और इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को, किसकी, जैसे टाइटल की। तो टाइटल में हम कोई भी नेम लिखेंगे वो रिलेटेड होगा हमारे वेब पेज से कि किस तरीके का वेब पेज हम क्रिएट कर रहे हैं।
अब इसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। ये मेन सेक्शन होता है, इसी में सब कुछ होता है। सब कुछ होने का मतलब है जो इसमें लिखेंगे वही हमारा आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। तो बॉडी सेक्शन में बॉडी टैग आ गया। अब बॉडी टैग जो होता है वो एक कंपलसरी टैग होता है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेन कंटेंट आते हैं। तो जैसे अब जब हम स्टार्टिंग करेंगे HTML की, तो यहीं से एक तरीके से यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। जो यहाँ लिखेंगे उसका चेंजेस डायरेक्टली हमें दिखाई देगा हमारे आउटपुट में। या फिर अगर हम पहले से अगर बना चुके हैं और अगर हम बॉडी के अंदर टैग्स में अगर कोई चेंजेस करते हैं और उसको रिफ़्रेश करते हैं सेव करने के बाद, तो वो चेंजेस भी दिखाई देते हैं। तो इसके अब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड में हम कोई भी एक छोटी सी कोडिंग करके देखेंगे। तो छोटी कोडिंग जैसे कि HTML है, टाइटल यहाँ पे दिखाया गया। टाइटल में एन एग्जाम्पल ऑफ HTML दिया हुआ है जो टाइटल बार में लिखा हुआ होगा, और फिर बॉडी के अंदर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML ये लिखा हुआ है। तो हमारे आउटपुट में क्या शो होना चाहिए कि वेब पेज के मिड में हमारा वेलकम टू द वर्ल्ड HTML होना चाहिए, और टाइटल बार में एन एग्जाम्पल ऑफ HTML। अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। और सेव कैसे करेंगे, इसके नाम के आगे कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम लिखने के बाद आगे .htm या फिर HTML लिखेंगे, जिससे कि हमारी ये फाइल HTML की फ़ाइल में सेव हो जाएगी। ये हमारा एक्सटेंशन होता है .htm और HTML। अब इसको कैसे व्यू करेंगे, व्यू करने का मतलब है इस फाइल को देखना। तो वेब ब्राउज़र में जाके फाइल मेनू में ओपन में जाके हम इस फाइल को ब्राउज़ कर लेंगे, तो ये ओपन हो जाएगी और हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया 3.7 में। तो 3.7 में देखिए टाइटल बार में भी टाइटल में जो हमने दिया था वो टाइटल बार में शो हो रहा है, और जो हमने बॉडी के अंदर दिया था वो वेब पेज में शो हो रहा है। हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले हो गया, शो हो गया, दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि हम उसको फाइल को डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक से। तो वो भी एक वेब ब्राउज़र में ओपन होगा, क्योंकि हमने फ़ाइल को जब सेव किया था तो .htm दे दिया था। तो उससे क्या होगा, वो हमारी HTML की फ़ाइल में सेव हो जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र होता है वो उसको ओपन कर देता है डबल क्लिक करने से। अब देखिए आगे आते हैं बेसिक HTML टैग्स। तो बेसिक टैग्स क्या होते हैं, जैसे HTML टैग के बारे में बता ही चुका हूँ। अब इस HTML टैग के अंदर लैंग मतलब लैंग्वेज टैग होता है। जैसे कि किसी भी वेब ब्राउज़र को जब हम ओपन करते हैं तो वो अलग अलग लैंग्वेज में किसी अदर लैंग्वेज में भी आपको ओपन करा सकता है वेब ब्राउज़र को। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर सपोर्टेड हैं, जो आप चाहें वेब पेज को तो हिंदी में भी दिखा सकता है, इंग्लिश में भी दिखा सकता है। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज को आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ये वर्क करता है। तो हिंदी है, इंग्लिश है, आप हिंदी इंग्लिश को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, चाहे तो और कोई भी कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा जाता है, HTML टैग के अंदर लिखा जाता है। ये एक एट्रीब्यूट होता है। तो अब आगे आते हैं। हेड मैं बता चुका हूँ, टाइटल में बता चुका हूँ, और अब बेस फॉन्ट समझ लीजिए। अब बेस फॉन्ट क्या होता है कि जैसे अलग अलग लिखने के सबके स्टाइल होते हैं, और जो स्टाइल होते हैं उनको हम अलग अलग पेन से लिखते हैं। तो कलर हो गया, अलग स्टाइल हो गई। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो वही चीज़ है जो हम लिखते हैं। जैसा हमने लिखा अलग राइटिंग है तो वो फेस आ गया, यानी कि फेस इक्वल्स टू फेस वैल्यू है। यहाँ पर फेस वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, तो ये या वर्धना होता है। तो ये हम अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं, जिससे पता पड़ेगा कि अलग अलग स्टाइल है लिखने की। तो उसके बाद हम कलर अलग, जैसे अलग पेनों से लिख सकते हैं तो कलर के यहाँ कलर दे सकते हैं। सबके लिखने के साइज़ भी हो सकते हैं अलग अलग हों। कुछ बहुत छोटा लिखते हैं, कुछ बहुत बड़ा, कुछ मीडियम लिखते हैं, कुछ दूर दूर लिखते हैं, कुछ पास पास लिखते हैं, कुछ टेढ़ा तिरछा। तो सब साइज़ जो है ना, छोटे बड़े के हिसाब से देखें तो यहाँ साइज़ की वैल्यू देंगे तो ये साइज़ कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कोडिंग भी दी हुई है और आउटपुट भी दिया हुआ है। तो ये जो बेस फॉन्ट होता है, बेस फॉन्ट और फॉन्ट दो टैग होते हैं HTML में, जो आगे फॉन्ट भी आएगा। तो हम देखेंगे कि बेस फॉन्ट और फॉन्ट के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है,
फ़र्क ये होता है कि बेस फ़ॉन्ट अगर एक बार दे दिया तो पूरे डॉक्यूमेंट में काम करता है, यानी कि एक बार देने पर ये पूरे डॉक्यूमेंट में एक अकेला ही काम करेगा, सबके लिए उसके स्टाइल को, उसके कलर को, उसके साइज़ को चेंज कर देगा। लेकिन फ़ॉन्ट क्या करता है, उसको स्पेसिफिक प्लेस पर देना पड़ता है कि अलग अलग अगर देनी है तो उसको अलग अलग देना पड़ता है। इसके बाद कमेंट टैग है। तो कमेंट टैग क्या है कि कमेंट टैग स्पेशली प्रोग्रामर और यूज़र की हेल्प के लिए होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कोडिंग में अगर हम कमेंट दे देते हैं तो वो उसमें एक कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आउटपुट पे। तो हम इसको इस तरीके की टैग को क्या बोलते हैं, कमेंट टैग बोलते हैं। इसके बाद बॉडी टैग मैंने बताया ही था। बॉडी टैग एक कंटेनर टैग होता है, ऑन ऑफ हम इसको कर सकते हैं। और इसके अब देखिए इसके बॉडी टैग के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। जैसे टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए देखिए बीजी कलर यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वेब पेज इसमें राइट साइड में आउटपुट जो दिखाया गया है ग्रीन कलर का, ये बैकग्राउंड में हमने कलर दे दिया, बॉडी के अंदर बीजी कलर लिखा है, उसके आगे इक्वल करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रीन लिख दिया। यहाँ जो कलर लिखेंगे वही कलर यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 16 कलर्स जो है ना अप्लाई हो सकते हैं हमारे इस बैकग्राउंड में। इसके बाद टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर इसको टेक्स्ट को दे देंगे तो पूरे जो वेब पेज है उसमें सभी के लिए एक कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए कलर के कुछ सिंबल्स भी होते हैं, यानी कि कलर को हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में और अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, दोनों में लिख सकते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है, और हमारे कलर के नेम दोनों में हम लिख सकते हैं। तो ये कोड्स हमें थोड़ा समझने पड़ेंगे, और 6 डिजिट हेक्साडेसिमल फॉर्म कोड होते हैं ये भी कलर सब काम करते हैं। और डायरेक्टली कलर अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए, जो वेब पेज आपने बनाया है उसके बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज देनी है तो आप क्या करेंगे, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लिखने के बाद इमेज का नाम दे देंगे और एक्सटेंशन दे देंगे। अगर वो देखिए, अगर यहाँ पर देखिए जैसे नाम बहुत लंबा दिया हुआ है C/user public, तो ये इतना लंबा क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो इमेज है वो जिस लोकेशन पर है उस लोकेशन पे ये हमारी फ़ाइल सेव नहीं है, या फिर हम इस फाइल को किसी और लोकेशन पे सेव करेंगे। अगर हम दोनों चीज़ों को एक ही लोकेशन पे सेव करें, यानी कि एक ही फोल्डर में या डेस्कटॉप पे अगर ये दोनों अवेलेबल हैं, तो हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस नहीं देंगे। तो नाम लिखने का मतलब है नेम के साथ एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि .jpg इसमें लिखा है कि ये JPG टाइप की फ़ाइल है, और JPG मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक तरीके का एक्सटेंशन होता है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि JPEG और JPG दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली हम .jpg लिखेंगे जिससे कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आएगा। मैक्सिमम टाइम आउटपुट में प्रॉब्लम देखी गई है जब .jpeg लगाते हैं, इसलिए हम इसमें जो हमारी इमेज होगी, फ़ोटो होगी, उसके नाम के बाद .jpg ही लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आउटपुट हमारा सही आए। इसके बाद देखिए मार्जिन के लिए, अगर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम अगर हमें मार्जिन चाहिए पेज में, वेब पेज में, तो हम इनको एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो ये हम बॉडी के अंदर राइट मार्जिन या लेफ़्ट मार्जिन करके हम दे सकते हैं जितना भी मार्जिन हमें चाहिए। मार्जिन मतलब स्पेस होता है लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। इसके बाद आता है लाइन ब्रेक, यानी कि ये लाइन ब्रेक BR टैग होता है। जैसे जो भी हम लिखते हैं, जो कोडिंग हम करते हैं, वो सारा अगर हम बिना BR के करेंगे तो वो सब एक ही लाइन में आ जाएगा और फिर वो प्रॉपर दिखेगा नहीं। इसलिए हमें प्रॉपर दिखाने के लिए जितना हम एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके बाद हमें BR लेना पड़ता है। और न्यू लाइन के लिए, स्पेशली न्यू लाइन के लिए हम BR टैग का यूज़ करेंगे। तो BR टैग किसके लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। जितना मान लीजिए अगर स्पेस भी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उतनी बार BR टैग का यूज़ करेंगे।
इसके बाद आते हैं पैराग्राफ टैग। तो ये स्पेशली एक पैराग्राफ के लिए ये पैराग्राफ टैग यूज़ होता है। जितनी बार आप इसको यूज़ करेंगे तो न्यू पैराग्राफ में आपको शो कराएगा। इसके बाद आते हैं लिंक। तो आपके ये जो लिंक हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, एक सिंपल लिंक, एक ए लिंक, एक वी लिंक। तो जो सिंपल लिंक होता है यानी कि कोई भी पेज होता है उसमें अगर हमने कुछ और लिंक किया हुआ है तो उसका लिंक अलग होगा। इनके भी कलर के अकॉर्डिंग ये अलग अलग लिंक होते हैं। तो अब देखिए सिंपल लिंक हम कहाँ देते हैं, हम बॉडी के अंदर देते हैं। अब बॉडी के अंदर हमने लिंक दिया इक्वल्स टू रेड कलर दे दिया, तो जो लिंक होगा वो हमारा रेड कलर में दिखाई देगा। फिर उसके बाद ए लिंक, ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक। तो इसका मतलब है जो चीज़ हमारी इस समय लिंक है, एक्टिव है, तो हम जिसे हमने ओपन किया हुआ है तो वो एक्टिव लिंक है। तो क्या ऐसे उसका कलर जो होता है, जो हमने पेज ओपन किया हुआ है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे पहले रेड था अब ग्रीन हो गया। ऐसे विजिटेड लिंक जो होता है यानी कि जिसको हम पहले विजिट कर चुके हैं, देख चुके हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों के अलग अलग कलर होंगे, तीनों के अलग अलग मीन्स होंगे, मतलब होंगे। अब आगे आते हैं टैग्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट। अब देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट आ गया, ऊपर मैंने बेस फ़ॉन्ट बताया था। तो उसमें भी देखिए साइज़, कलर और फेस दिया हुआ था, ऐसे ही इसमें दिया होगा। लेकिन इसमें फ़ॉन्ट में अलग अलग यूज़ हो रहा है, यानी कि अगर हमें वेब पेज में टेक्स्ट को या किसी और सेंटेंस को किसी को भी अगर अलग कलर देना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। जबकि बेस फ़ॉन्ट में सिंगल कलर यूज़ हो रहा था पूरे वेब पेज पे। इसके बाद बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोल्ड के लिए बी टैग यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के यू टैग यूज़ करते हैं और इटैलिक के लिए आई टैग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कैसे हैं, फॉर्मेटिंग टैग हैं। अब इसके बाद EM मतलब एम्फेसाइज टैग होता है, ये भी एक इटैलिसाइज के तरह यूज़ होता है। और इसके बाद आता है मार्क टैग इनेबल्स यू टू हाईलाइट। अब ये क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, बोल्ड की तरह यूज़ होता है। इसके बाद आता है TT टैग। अब ये TT टैग किस लिए होता है, जैसे जो टाइपराइटर होता है उसकी टाइपिंग की तरह अगर हमें अपना डेटा शो कराना है, टेक्स्ट शो कराना है, तो हम TT टैग के अंदर लिखेंगे। इसके बाद आता है बिग टैग, यानी कि बिग टैग के अंदर जो हम लिखेंगे वो कैसा दिखाएगा कि आसपास के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा। और स्मॉल टैग क्या होता है, जो आसपास के टेक्स्ट जो लिखे होते हैं उनसे थोड़ा छोटा शो कराने के लिए हम स्मॉल टैग का यूज़ कर देते हैं। इसके बाद प्री टैग का क्या यूज़ होता है कि ये जो जैसा हम लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही शो कराने के लिए, जितना स्पेस दिया है या ऊपर नीचे लिखा है उस तरीके से शो कराने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, प्री टैग का यूज़ करते हैं इस स्पेसेस के लिए। और फिर इसके बाद आता है स्टाइल टैग। अब देखिए स्टाइल टैग में हम जिस तरीके से आगे आप CSS पढ़ेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, अलग अलग तरह की स्टाइल के लिए जैसे हमने कलर अलग अलग दे दिया H1 H2, तो उनके अलग अलग कलर के लिए हम जिस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग स्टाइल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मोर एलिमेंट्स इन HTML, जैसे हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये क्या होता है, जो हमारे एक अगर हमें अपने वेब पेज में कहीं ऊपर नीचे या मिड में या किसी हेडिंग के नीचे कोई लाइन शो करानी है, लाइन दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम इसका साइज़ दे सकते हैं कितनी मोटी होनी चाहिए, जैसे 2 पिक्सल्स की बाय डिफ़ॉल्ट होती है। विड्थ दे सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं और नो शेड भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, लाइन विदाउट शेडिंग यूज़ होगी, डिस्प्ले होगी। तो ये इसका HR का यूज़ हो गया। ये कैसा होता है, एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, एम्प्टी टैग होता है। इसके बाद अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन मतलब हम अपने जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करने के लिए लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम अलाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग मूवमेंट के लिए होता है,
जैसे आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट में कुछ टेक्स्ट या इमेजेस मूव करते रहते हैं, तो जो भी चीज़ें हमें मूव करानी है वो इसके मिड में देंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं। जो मार्क्यू की है डायरेक्शन लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट टॉप बटन कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, और इसका बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हैं, और उसका बिहेवियर स्लाइड की तरह दे सकते हैं। तो ये इसके साथ कई सारे एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगा और इसमें भी दी हुई हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन या कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।